हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित सर आज फिर से आप सभी के सामने आपके अपने खुद के स्पार्क एजुकेशन ऑनलाइन परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। हर कोई अपने घर में बैठा है और इस कोरोना महामारी को भगाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारी सबसे ज्यादा चिंता हमारे उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी अपने घर बैठकर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, और इसी क्रम में हमारा पार्थ एजुकेशन ऑनलाइन परिवार उनकी सहायता कर रहा है। प्रतिदिन लाइव कक्षाएं उन तक घर बैठे भी पहुंचा रहा है। अगर आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सुपर टीटी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर, होम साइंस, एजुकेशन कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप अगर ऑनलाइन कक्षाएं लेना चाहते हैं तो हमारे 9451216656 ये नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज की अपनी इस कक्षा में हम सहायता करेंगे उन छात्रों के लिए हम समस्या का समाधान करेंगे जो सीटीईटी या सुपर टीटी की कक्षाओं को संचालित करना चाहते हैं। जी हाँ, आज दोस्तों मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूं। इस टॉपिक की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आप स्पेशली सीटीईटी या सुपर टीईटी देने जा रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और निश्चित तौर से सीटीईटी के इस बार के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से मिलने वाला है। सुपर टीईटी के टॉपिक में भी ये सिलेबस सम्मिलित है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की। जी हां, हम बात करते हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसको बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और सीटीईटी में तो लगभग हर बार 2 से 3 क्वेश्चन इसके फिक्स होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत में गार्डनर ने किया क्या। तो गार्डनर ने किया क्या कि इनकी थ्योरी को, जी हाँ दोस्तों, इनकी थ्योरी को हम जीरो प्रोजेक्ट थ्योरी कहते हैं। गार्डनर की थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? जीरो प्रोजेक्ट थ्योरी बोला जाता है। अब प्रश्न है, गार्डनर की थ्योरी को जीरो प्रोजेक्ट थ्योरी बोला क्यों जाता है? जी हाँ, तो उसका उत्तर मैं आपको दे दूं। गार्डनर ने किया क्या? कुछ विद्यार्थियों पर रिसर्च किया। जी हाँ दोस्तों, गार्डनर ने किया क्या? कुछ विद्यार्थियों पर रिसर्च किया, और रिसर्च करने में भी ऐसे विद्यार्थी जो असफल छात्र हो जाते थे, किसी भी विषय में असफल हो जाते थे, उन छात्रों पर रिसर्च किया। और असफल छात्रों में भी उन छात्रों पर मुख्य रूप से रिसर्च किया गार्डनर ने जो बच्चे किसी भी विषय में 0 नंबर पाते थे, 0 अंक अर्जित करते थे। तो असफल छात्रों पर 0 अंक अर्जित करने वाले छात्रों पर इनका जो रिसर्च हुआ, उसी कारण से गार्डनर का जो सिद्धांत है वो बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है। गार्डनर ने यहां पर जो प्रतिपादित किया मेरे भाई, जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा किसी भी बालक की जो बुद्धि होती है, जी हाँ, किसी भी बालक की जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि में विभिन्न प्रक्रम होते हैं जिसके आधार पर कोई भी बालक सफल या असफल हो जाता है। जी हाँ, इसके आधार पर कोई भी बालक किसी भी काम को करने में सफलता अर्जित करता है, या इसके आधार पर कोई भी बालक किसी भी कार्य को करने में असफलता अर्जित करता है। तो सफलता और असफलता की प्रक्रिया के लिए गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब गार्डनर ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसमें कहा बुद्धि के विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न पक्ष हैं, जिनके आधार पर कोई भी बालक या तो सफल हो जाता है या जिनके आधार पर कोई भी बालक असफल हो जाता है। यहीं पर मैं आप सबका एक चीज ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, क्योंकि इस कंफ्यूजन की वजह से सीटीईटी या किसी भी एग्जाम में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं। याद रखना दोस्तों, बुद्धि का अगर बहुकारक सिद्धांत पूछा जाता है, ठीक है, अगर आपसे बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत पूछा जाता है तो यहां देखिए, यहां पर हमने बहुबुद्धि सिद्धांत लिखा है।
बहुबुद्धि जो सिद्धांत होता है वो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी होती है। इसे दिया है किसने? गार्डनर ने। लेकिन अगर आपसे बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत पूछा जाता है तो वो मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस होती है। इसे दिया है किसने? थार्नडाइक ने। जी हाँ, इसे दिया है किसने? थार्नडाइक ने दिया हुआ है। तो इस आधार पर आप दोनों में अंतर कर सकते हैं। यहां अभी अपने इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि किसी भी बालक की बुद्धि में गार्डनर ने रिसर्च कैसे किया। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो रिसर्च करने के बाद इसमें गार्डनर ने कुछ बुद्धि के फैक्टर स्वीकार किए। जी हाँ, कारक स्वीकार किए। सबसे पहले जब बुद्धि के कारकों की संख्या की बात आती है तो मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं जो लोग नहीं बताते हैं, या काफी कुछ चीजें लोगों को जानकारी नहीं होती, शिक्षकों को भी जानकारी नहीं होती। सबसे पहले गार्डनर ने जो कारक दिए थे उनमें कारकों की संख्या थी 7। जी हाँ, 7 कारक थे। 7 कारक के बाद फिर इसमें एक कारक और जुड़ गया। जी हाँ, 7 के बाद एक कारक और जुड़ गया, तो 7 के बाद एक कारक और जुड़ गया, तो इसमें कारकों की संख्या हो गई क्या? 8। 8 के बाद फिर इसमें 2 जुड़ गया, तो 2 जुड़ने के बाद अब इस समय जब आप इनके कारकों की संख्या पढ़ेंगे तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कारकों की जो संख्या होती है, जी हाँ, कारकों की जो संख्या होती है वो 10 कारक होते हैं। तो वर्तमान समय में अगर आपको कई पुरानी किताबें होंगी या पुराने टीचर्स होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो कई किताबों में 7 मिलेंगे उसके लिए, कई किताबों में 8 मिलेंगे उसके लिए। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको 10 कारक बताने वाला हूं। तो जब मैं 10 कारक बताऊंगा तो फिर कुछ मेरे छात्र ऐसे होंगे जिन्हें लगेगा अरे सर तो गलत बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, लगातार रिसर्च होते जाते हैं, लगातार रिसर्च के प्रोसेस में मॉडिफिकेशन होता जाता है, जिसके बाद कारकों की संख्या बढ़ाकर इस समय रिसर्च के बाद 10 कर दी गई है। जी हाँ, कितनी कर दी गई है? 10 कर दी गई है। अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, चर्चा करते हैं कारकों के बाद। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि ये कारक हैं कौन कौन से। जी हाँ, हम चर्चा करते हैं ये कारक हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे पहला कारक आता है आपका, वो है आपका शाब्दिक कारक। जी हाँ, वर्बल एलिजिबिलिटी या वर्बल इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। शाब्दिक कारक को ही हम भाषाई कारक कहते हैं, भाषाई को ही हम वाचिक कारक भी कहते हैं, कुछ भी कहिए, ये सब एक है। वर्बल इंटेलिजेंस होता क्या? जिस बच्चे में शाब्दिक बुद्धि बहुत तेज होती है उस बच्चे को शब्दों का ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। सामान्य बच्चों की अपेक्षा ये जो बच्चे होते हैं इनको शब्दों का ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, और ये जो होते हैं चित्र के या तर्क की अपेक्षा शब्दों के ज्ञान पर बहुत आश्रित होते हैं। एक कहावत कही जाती है कि अगर किसी को अच्छा वक्ता होना है तो उसे अच्छा श्रोता होना पड़ेगा। तो शाब्दिक ज्ञान के लिए जिसको डिक्शनरी का ज्ञान होता है, शब्दों का ज्ञान होता है, सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं होता, शब्दों के अर्थों का ज्ञान होता है। जैसे हमारे नेताजी लोग आप देखते होंगे कितने ढेर सारे शब्दों का ज्ञान रखते हैं। जैसे हमारे कवि महोदय ढेर सारे शब्दों का ज्ञान रखते हैं, या हमारे लेखक महोदय। तो ऐसा बालक या बालिका जिसको शब्दावलियों का ढेर सारा ज्ञान होता है, शब्दों का ढेर सारा ज्ञान होता है, उनकी जो बुद्धि तेज होती है, जी हाँ, उनकी बुद्धि को ही शाब्दिक या भाषाई या वाचिक बुद्धि कहा जाता है। मुझे लगता है इतनी चीजों से आपको हमारे तथ्य स्पष्ट हुए होंगे कि शाब्दिक, भाषाई, वाचिक बुद्धि का प्रयोग गार्डनर ने किस आधार पर किया। सारे दोस्तों को स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आते हैं, इसके बाद आते हैं दूसरी बुद्धि। जी हाँ, दूसरी बुद्धि जो होती है हमारे दोस्तों, दूसरी बुद्धि जो गार्डनर ने स्वीकार किया है वो तार्किक बुद्धि है। जी हाँ, तार्किक बुद्धि है। इसे ही हम गणितीय बुद्धि भी कहते हैं। जी हाँ, तार्किक बुद्धि या गणितीय बुद्धि कहते हैं।
जिस बालक की बुद्धि तर्क वितर्क करने में, जोड़ घटाना करने में, सोचने समझने में ज्यादा प्रयोग आती है, ये बच्चे किसी भी चीज को सुनना या शाब्दिक ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं होता, चित्र के माध्यम से भी इन्हें जानकारी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन तर्क वितर्क या गणित जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग इत्यादि प्रक्रमों में ये बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपने देखा होगा एक गेम आता है सुडोकू गेम, जी हाँ सुडोकू गेम, एक गेम आता है पजल गेम। तो जो इस तरह वाले बच्चे होते हैं वो सुडोकू, पजल, खेल इत्यादि के कार्यों में ज्यादा रुचि रखते हैं। जैसे अगर हम तार्किक या गणितीय बुद्धि की बात करें तो जो हमारे वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, जी हाँ वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, जो आविष्कारक होते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है दोस्तों, उनकी यह बुद्धि जो होती है सबसे तेज जो बुद्धि होती है उसी को गणितीय या तार्किक बुद्धि कहते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धियों का ही उल्लेख किया था, लेकिन 7 प्रकार की बुद्धियों के बाद धीरे धीरे करके गार्डनर के बुद्धि की संख्या बढ़ती गई और उनके आधार पर चीजें बढ़ती गई। तो ये 2 प्रकार की बुद्धि है जो सबसे पहले उन्होंने दी, आपको सबको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे तीसरी जो हमारी बुद्धि है, जी हाँ तीसरी जो बुद्धि है इसे हम बोलते हैं दृष्टा बुद्धि या स्थानगत बुद्धि। जी हाँ इसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टा बुद्धि या स्थानगत बुद्धि होती है। दृष्टा या स्थानगत बुद्धि क्या होती है, किसी भी बालक की ऐसी बुद्धि जो देखने और देखकर चीजों को एक ही बार में अपने मस्तिष्क में बैठाने में बहुत तेज हो। मतलब एक बार कोई चीज अगर मैंने देख ली तो एक ही बार देखने के बाद, जी हाँ दोस्तों एक ही बार देखने के बाद वह विषय वस्तु मेरे मस्तिष्क पर ऑटोमेटिक बैठ जाती है, उस विषय वस्तु की सारी चीजें मुझे याद हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो हम सोचते हैं यार कहीं इसको देखा है, कहीं इसको देखा। वो जो बुद्धि होती है उसी बुद्धि को हम दृष्टा बुद्धि या स्थानगत, जी हाँ उसी बुद्धि को हम दृष्टा बुद्धि या स्थानगत बुद्धि कहते हैं। कहा जाता है कि लड़कियों की जो दृष्टा बुद्धि होती है ना, वो लड़कियों की दृष्टा बुद्धि सबसे तेज होती है। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे के घर जाती हैं और किसी दूसरे के घर जाते ही, जी हाँ दोस्तों किसी दूसरे के घर जाते ही वहां जो उन्हें चीजें दिखाई देती है, जी हाँ उसको एक ही बार में वो डिजाइनों को याद कर लेती है। जी हाँ वो डिजाइनों को एक ही बार में याद कर लेती है। तो वह बुद्धि जो किसी भी चीज को एक ही बार में देखे और देखकर याद कर लेती है, उसी बुद्धि को हम कौन सी बुद्धि बोलते हैं, उसी बुद्धि को हम दृष्टा या स्थानगत बुद्धि बोलते हैं। ये जो है ये गार्डनर की तीसरी बुद्धि, जी हाँ गार्डनर की तीसरी बुद्धि। अगली जो बुद्धि है दोस्तों, ये है आपकी अगली बुद्धि है आपकी म्यूजिकल संगीतात्मक बुद्धि। जी हाँ अगली जो बुद्धि है आपकी संगीतात्मक बुद्धि होती है। इसी को हम लयात्मक बुद्धि भी बोलते हैं, लयात्मक बुद्धि भी बोलते हैं। सुर लय ताल आरोह और अवरोह का ज्ञान जिसे होता है। सिंगिंग तो सब करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, बाथरूम सिंगर सब होते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की वह बुद्धि जो एक ही बार में म्यूजिक को सुने, संगीत को सुने, सुर को सुने, सा रे गा मा पा धा नी सा को सुने और उसको याद कर ले, तो किसी भी बालक की वह बुद्धि जो सुर लय ताल के आधार पर, साथ ही साथ सुर लय ताल के अलावा साथ ही साथ जो आरोह और अवरोह का ज्ञान रखती है, आरोह और अवरोह का ज्ञान रखती है। आरोह और अवरोह का मतलब क्या होता है? आरोह और अवरोह का मतलब होता है
कि जो किसी भी बालक की जो बुद्धि गाते समय कहां पर सुर को चढ़ाना है और गाते समय कहां पर सुर को उतारना है, वो चीजें याद रहे। जैसे एक लाइन है, कश्चित कांता विरह गुरुणा। तो अब यहां पर किसी भी शब्दावलियों को हम कितना चढ़ाते हैं, किसी भी शब्दावलियों को कितना उतारते हैं, उसका जो संगीतकार होता है, जो गायक होता है, वो गाना गाते समय आप खुद देखते होंगे, उसकी वह बुद्धि जो तेज होती है संगीतात्मक या लयात्मक बुद्धि कहलाती है। हिंदी का कवि है, अगर वह वीर रस की कविता गा रहा है तो याद रखिएगा कविता में वीर रस नहीं होती। अगर उसने कहा मोरोणो प्रताप के घोड़े ने, तो उसमें वीर रस नहीं है, वीर रस उसके गाने में। महाराणा प्रताप के घोड़े ने, तो आप जब अभिव्यक्ति करते हैं किसी भी व्यक्ति की वह बुद्धि जो संगीत को सुनकर याद करने, याद करके आरोह अवरोह सुर लय ताल के आधार पर बताने के कष्ट करती है, वह बुद्धि जो होती है उसी को संगीतात्मक या लयात्मक बुद्धि कहा जाता है। सबको स्पष्ट हो गया? आगे आते हैं, आगे जो आते हैं पांचवी जो बुद्धि होती है शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होती है। अगला जो गार्डनर ने बताया शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होती है, फिजिकल एप्रिसिएशन होता है। जो सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, सुबह सुबह घूमते हैं, टहलते हैं, या फिजिकल एजुकेशन वाले जो होते हैं, खेल कूद, जी हाँ, खेल कूद वाले जो खिलाड़ी होते हैं, जिनकी बॉडी जो बहुत फिट फैट होती है, जो बहुत ज्यादा अपने शारीरिक गतियों के कारण उछलते हैं, घूमते हैं, जो बहुत ज्यादा शारीरिक गतियों के कारण, जी हाँ, जो बहुत ज्यादा शारीरिक गतियों के कारण किसी भी कार्य को बहुत फुर्तीले तरीके से, जी हाँ, बहुत फुर्तीले तरीके से कर देते हैं, किसी भी कार्य को बहुत फुर्तीले तरीके से कर देते हैं, तो उन व्यक्तियों की, उन बालकों की जो बुद्धि होती है, जो खेल खिलाड़ियों की, तैराकी की, घुड़सवारी की जो बुद्धि होती है, उसी को शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत आज आप मुझसे पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपका कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको समस्याएं खड़ी हो जाए। लेकिन अब हम दोस्तों उस बुद्धि के, गार्डनर के उस बुद्धि के कारक की चर्चा करते हैं जिसका निश्चित तौर से 110% एक क्वेश्चन आपको मिलना तय है। दो प्रकार की बुद्धियां होती हैं, एक छठी बुद्धि है, एक सातवीं बुद्धि है। सबसे पहले यही 7 प्रकार की बुद्धियों का उल्लेख किया गया। इसे हम बोलते हैं अंतःवैयक्तिक, जी हाँ, अंतःवैयक्तिक, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं, इसे हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल, जी हाँ, इसे हम बोलते हैं क्या, इंट्रापर्सनल। और दूसरा जो होता है दोस्तों, दूसरा है आपका अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, इसे हम बोलते हैं क्या, इंटरपर्सनल, जी हाँ, इसे हम बोलते हैं क्या, इंटरपर्सनल। तो ये दो प्रकार की बुद्धियां जो सबसे ज्यादा, जी हाँ, मैं फिर कह देता हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बनते हैं तो इन्हीं दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर देखेंगे सही तरीके से दोस्त, तो यहां देखिए अंतः और अंतर हिंदी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जी हाँ, और इंट्रा और इंटर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसी कारण हमारे बहुत सारे छात्र छात्राएं, भाई बंधु इस प्रश्नों के उत्तर गलत कर देते हैं हिंदी और इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी को लेकर। आपके सामने स्पष्ट है, आप इसको भली भांति देख ले, समझ ले, जान ले, गलती करने की कोई गुंजाइश आपके पास नहीं है। अंतःवैयक्तिक, कभी कभी आपने देखा होगा, भले ही हम कितने भी अच्छे तौर तरीके में रह रहे हो, लेकिन इस लॉकडाउन, आज 7 अप्रैल है, इस लॉकडाउन की स्थिति में हम घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां अकेले बैठकर हम रोते हैं, प्रश्न पूछते हैं, किससे, खुद से, उत्तर देते हैं किसको, खुद से, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता, जी हाँ,
हमारे बालक की या किसी भी व्यक्ति की ऐसी बुद्धि जो स्वयं के विषय में तर्क करे, जो स्वयं के विषय में विश्लेषण करे, जो स्वयं के विषय में चिंतन करे, जो स्वयं का क्रियान्वयन खुद से करे, दूसरा कोई व्यक्ति ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप इसको कह सकते हैं, इस बुद्धि में स्वतर्क, इस बुद्धि में हम कह सकते हैं, इस बुद्धि में हम कह सकते हैं स्वतर्क, स्वचिंतन, स्वप्रेरणा, स्वमूल्यांकन। जी हां, ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं, मतलब हम कोई भी काम करते हैं किसी दूसरे के लिए नहीं, केवल खुद के लिए, तो ये सबके सब सारे के सारी शब्दावली जो मैंने यहां प्रयोग किया, ये आपका इंट्रापर्सनल अंतः वैयक्तिक के लिए, खुद से खुद के विषय में सोचना। फिर सुन लीजिए, खुद से खुद के विषय में सोचना। हमारी जो बुद्धि जो अपने लिए ही सोचती है, किसी दूसरे के लिए नहीं सोचती, उसे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन दूसरा है इंटरपर्सनल, अंतरवैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक का मतलब होता है आमने सामने। जी हाँ, अंतरवैयक्तिक का मतलब होता है आमने सामने। जब कभी भी, जैसे मैं और आप दोनों आमने सामने हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, तो कम से कम 2 व्यक्ति हैं। जी हाँ, कम से कम कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। तो जब हम आमने सामने रहकर किसी भी व्यक्ति के विषय में तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, सोचते हैं, जैसे डॉक्टर, आपने कभी भी देखा होगा क्या डॉक्टर अपना इलाज खुद से करता है क्या? नहीं, वो अपना इलाज नहीं करता, वो दूसरे के विषय में सोचता है। बाबा जी लोग जो साधु महात्मा होते हैं, वो साधु महात्मा जो उपदेश देते हैं, जी हाँ, वो साधु महात्मा जो उपदेश देते हैं, तो वो उपदेश क्या अपने लिए देते हैं क्या? जी नहीं, वो उपदेश दूसरों के लिए देते हैं। तो जब कभी भी, जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने लिए, जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने लिए कुछ भी ना सोचे, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि स्वयं अपने लिए क्रियान्वयन ना करे, बल्कि दूसरों के लिए कोई तर्क वितर्क कार्य करती है, कोई भी प्रक्रियाएं संचालित करती है, कोई भी क्रियाएं करती है, और दूसरों की समस्याओं का, जैसे शिक्षक की बुद्धि किसकी समस्या का समाधान कर रही है? छात्र की। जी हाँ, शिक्षक की बुद्धि किसकी समस्या का समाधान कर रही है? छात्र की। तो ये जो विचार क्रम होते हैं, ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये सब के सब कौन सी बुद्धि होगी? अंतरवैयक्तिक या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो जाता है। उम्मीद है आपको ये दोनों बुद्धि समझ में आई होगी। फिर मैं बता दूं, अगर आपको ये दोनों बुद्धि नहीं समझ में आई, या किसी को भी कोई भी चीज नहीं समझ में आई, या किसी भी तरीके से ऑनलाइन आपको एडमिशन हमारे यहाँ लेना है, तो 9451216656। जी हाँ, ऑनलाइन सारी कक्षाएं चल रही हैं। चाहे आप सीटीईटी का एडमिशन लीजिए, चाहे आप सुपर टीईटी का एडमिशन लीजिए, चाहे आप यूजीसी फर्स्ट पेपर का एडमिशन लीजिए, चाहे आप होम साइंस का एडमिशन लीजिए, चाहे आप एजुकेशन का एडमिशन लीजिए, ऑनलाइन सभी कक्षाएं लॉकडाउन में भी घर बैठ के आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आपको इस नंबर पर क्या करना है? व्हाट्सएप करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो गार्डनर की, देखिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि गार्डनर की पहले 7 प्रकार की बुद्धियां थी, 7 प्रकार के कारक थे। फिर उसमें एक कारक सबसे पहले जुड़ा। जी हाँ, एक कारक सबसे पहले जुड़ा, तो 7 के बाद जो 8वां कारक बना, वो प्राकृतिक बुद्धि बनी। जी हाँ, गार्डनर के सिद्धांत में जो 8वां कारक जुड़ा, जो 8वीं बुद्धि बनी, वो प्राकृतिक बुद्धि बनी। प्राकृतिक बुद्धि क्या है? किसी भी बालक की ऐसी बुद्धि जो आर्टिफिशियल माहौल को छोड़कर, जी हाँ, आर्टिफिशियल माहौल को छोड़ करके प्रकृति जन्य व्यवस्थाओं में ज्यादा सुरम्य होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, आज भी कलकत्ता में शांति निकेतन विश्वविद्यालय है, वहां पर छोटी कक्षा के बच्चों को पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है।
तो उनकी जो बुद्धि जो प्रकृति जन्य वातावरण में ज्यादा अच्छी लगती है, जिसे आर्टिफिशियल माहौल बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता, उनकी जो बुद्धि है उसी बुद्धि को हम प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं, जिसे गार्डनर ने अपनी 8वें कारक के रूप में स्वीकार किया। फिर अगला 8वें के बाद जो 9वां कारक यहां माना गया गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में, वो अस्तित्ववादी बुद्धि। जी हां, अस्तित्ववादी बुद्धि है, अस्तित्ववादी कारक है जो 9वें कारक के रूप में स्वीकार किया गया। अस्तित्ववादी कारक क्या? जब कभी भी शैक्षणिक प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति यह सोचते कि एक इसमें कोटेशन, मैं बहुत अच्छी कोटेशन लिख देता हूं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये डेकार्ट की लाइन है। जी हां, एक वेस्टर्न फिलोसोफर से डेकार्ट, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ये उनकी बहुत बढ़िया कोटेशन है दोस्तों। मैं सोचता हूं मतलब कोई भी व्यक्ति कहते हैं तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन, तुम क्या हो। तो जब हम अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की लड़ाई लड़ते हैं, हम ये दूसरों को बताते हैं, हम ये समाज को बताते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक अस्तित्व क्या है, मेरी वह बुद्धि जो स्वयं के अस्तित्व को सिद्ध करने का, स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का प्रयास करती है। यहां पर डेकार्ट की ये लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। और मुख्य रूप से जो अस्तित्ववादी कारक है ये फिलोसफर्स के होते हैं। जी हां, दार्शनिकों के होते हैं। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, तो अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की जब बात आती है तो उसके लिए अस्तित्ववादी कारक होता है। और लास्ट में 10वें कारक के रूप में जो गार्डनर ने स्वीकार किया है वो किसी भी व्यक्ति की धार्मिक या आध्यात्मिक बुद्धि होती है। जी हां, धार्मिक या आध्यात्मिक बुद्धि होती है दोस्तों। धार्मिक या आध्यात्मिक बुद्धि का मतलब जहां पर साधु संगति होता है, जहां पर उपदेश होता है, जहां धर्म की व्याख्या होती है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहां होते हैं, तो जब हमारी बुद्धि धर्म को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में रखती है, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का क्रियान्वयन करती है, धर्म के आधार पर कार्य करती है, जो धर्म के विषय में सोचती है, धर्म को मान्यता देती है, वह बुद्धि धार्मिक या आध्यात्मिक बुद्धि कहलाते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई भी बंधु, कोई भी भाई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो आपको 9451216656 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आपकी सीटीईटी की कक्षाएं, सुपर टीईटी की कक्षाएं और यूजीसी नेट की कक्षाएं हमारे यहाँ चल रही हैं। लॉकडाउन में घर में बैठिए, सुरक्षित रहिए। आप सब घर में बैठकर भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, और सुरक्षित करने के बाद मैं भी आपकी वजह से सुरक्षित हो सकता हूं। और घर बैठे भी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी हर विषय की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। लाइव क्लास सबको सारी विषय को मिलेगी। जो सीटीईटी वाले हैं उनको हिंदी की, संस्कृत की, इंग्लिश की, एनवायरनमेंट की, मैथ की भी कक्षाएं मिलेंगी। और जो सुपर टेट वाले हैं उनको हर 12, 13, 14 विषय की सब्जेक्ट की कक्षाएं मिलेगी। आपको उम्मीद होगी कि ये गार्डनर की थ्योरी आपको समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई समस्या है तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। निश्चित तौर से ये पार्थ एजुकेशन चैनल आपके स्वस्थ रहने की कामना करता है। घर पर लॉकडाउन में बैठिए, स्वस्थ रहिए, घर से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।